नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुनिए वित्त मंत्री जी में। आज हमारी मौजूदगी है प्राचीन हनुमान मंदिर में। प्राचीन हनुमान मंदिर काफ़ी विख्यात है, काफ़ी प्रख्यात है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी है और कार्यक्रम का नाम सुनिए वित्त मंत्री जी है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम किस विषय को लेकर लोगों के बीच आ पहुँचे हैं और बातचीत करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। चुनावी साल है और उम्मीद ये की जा रही है कि लोक लुभावने वादे इस बजट में किए जा सकते हैं, लेकिन जब बात बजट की हो रही हो और जनता के बीच मौजूदगी ना हो तो बेमानी सा लगता है। तो हमने सोचा कि जनता के बीच ही मौजूदगी हो और जनता की राय जानी जाए कि उनको इस बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी राय हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? सोहन कुमार। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? चुनावी साल है, माना जा रहा है कि लोक लुभावने वादे सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल राय क्या है? देखिए, चुनावी साल है तो इसलिए बजट में कुछ तो संशोधन करेंगी, घटाएंगे, लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए दुश्वारी बहुत हो गई है। ठीक है ना, सरकार उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रही। आप घी तेल के भाव ही देख लीजिए। ठीक है, अब पेट्रोल वगैरह की तो बात ऊंचे लोगों के लिए होती है, लेकिन आप सिर्फ घी तेल राशन का ही हाल देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। गैस सिलेंडर देख लीजिए। इन चीज़ों पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये भी बात कही जा रही है कि पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है वो थोड़ा कम कर सकती है सरकार। किस तरह की उम्मीद है? बिल्कुल कम कर सकती है, बिल्कुल कम कर सकती है। अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा है, यहाँ हटा भी सकती है। टैक्स अपनी मर्ज़ी से कम कर सकती है। टैक्स तो सरकार ही ले रही है ना। वैसे तो हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम होगा तो इससे जो आयात होता है सामान, जो राशन आ रहा है, जो सब्जियां आ रही है मार्केटों में, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। माना जा रहा है कि चूंकि चुनावी साल है, लोक लुभावने वादे सरकार कर सकती है, तो लोक लुभावने वादे इस चुनावी साल में तो क्या सरकार की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे? हाँ भाई, चुनावी साल है, सरकार ने कम कर दिया तो बढ़िया एकदम। ऐसा तो देखो, ये पब्लिक की सोच है कि अट्रैक्ट करती है सरकार तो उसकी तरफ होना। ये इंसान अपना मन बनाता है, कभी इसके लिए नहीं कि उन्हें कोई चीज़ कम कर दी या बढ़ा दी तो हमने कांग्रेस को वोट देना है या बीजेपी को वोट देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। बाकी देखते हैं आगे क्या ये लाते हैं बजट में। जैसा बजट में लाएंगे फिर देखते हैं कि सरकार क्या तोहफा देती है इस बार बजट में। जब सरकार ने पिछली बार बजट पेश किया था तो आपको लग रहा है कि वो उम्मीदों पर खरे उतरे थे? इस बार भी ये हो सकता है? कंपैरिजन किस तरह से देख रहे हैं आप? पिछली बार तो बजट बढ़ा हुआ था, इस बार कम होने की उम्मीद है। पिछली बार तो काफ़ी मतलब कि चीज़ों में बढ़ोतरी हुई थी, इस बार कम होने की है। एफएम में पहले ही बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं। पेट्रोल का थोड़ा बता रहे हैं कि कम होगा दाम, गोल्ड बढ़ गया है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि भाई जनता के बीच पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता उम्मीद लगाए निगाहों से देख रही है कि भाई सरकार की तरफ से कुछ बेहतर होगा, टैक्स कम होगा, बिजली के जो रेट बढ़ रहे हैं उसमें कटौती की जा सकती है, और माना जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से कुछ लोक लुभावने वादे भी किए जा सकते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुदेश शर्मा है, एडवोकेट सुदेश शर्मा। और मैं बजट के लिए कहूँगा कि गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, उन्होंने जो टैक्सेशन का पे काम किया है वो अच्छा करा है। इनकम टैक्स और जीएसटी पे जो कलेक्शन हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हमें तो लोकल पता नहीं है। रिकॉर्ड कलेक्शन ये जीएसटी में कर रहे हैं और उसका बेनिफिट कितना लोगों को दे रहे हैं वो बजट से पता चलेगा कि उसका बेनिफिट गवर्नमेंट तो ले रही है, अपने पास कलेक्शन कर रही है, पर वो रिटर्न में लोगों को कितना मिल रहा है वो तो बजट में इन्होंने देना चाहिए। वो इतना मिल नहीं पा रहा है। जो महंगाई हो रही है, सिलेंडर के रेट हैं, सब्जियों के रेट हैं, कभी देखते हैं हम टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, कभी दाल के रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, बीच में वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं, पर जो लोकल जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो अगर 100 के ऊपर दाल जाती है तो वो कम कर लेगा। रेट तो हम कम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी खाने पीने की चीज़ों पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो टैक्स स्लैब की लगातार बात होती है, भाई टैक्स स्लैब में अगर कटौती होती है या फिर उसको बैलेंस करके चला जाता है तो मिडिल क्लास के भी एक राहत मिलती है। तो पिछले सालों से अपेक्षाकृत अगर देखें, कंपैरिजन देखें, तो इस बार किस तरह की उम्मीदें हैं टैक्स स्लैब को लेकर? सर देखिए, पिछली बार इन्होंने 2 स्लैब लगा कर दिए थे, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम करके। अभी तक तो वो लोगों को कन्फ्यूजन वही बना हुआ है कि अगर इसकी नए ओल्ड स्कूल स्कीम में जाएं, न्यू स्कीम में जाएं। पहले क्या करते थे कि अगर आपकी डिडक्शन है,
आपकी डिडक्शन ले रखी है तो आप ओल्ड स्कीम में जाइए, अगर आपने डिडक्शन नहीं ले रखी है तो न्यू स्कीम में जाइए। अगर ओल्ड स्कीम मैंने LIC ले रखी है या इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बच्चों की स्कूल फीस है, सब कुछ है, तो वो तो तब भी मैं करूँगा ही। अगर न्यू स्कीम में जाता हूँ तो वो तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ये इन्वेस्टमेंट भी करनी है अपनी जो डिडक्शंस मेरी पहले थी। तो अगर वो ओल्ड स्कीम को ही थोड़ा बेटर करते तो उस वो लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता। अभी फिलहाल आप अपने लेवल पर क्या देख पा रहे हैं कि सरकार के सामने इस वक्त क्या चैलेंज होगा, जिस वजह से सारी चीज़ें बैलेंस करके भी चलनी होती है? सरकार दाएं भी देखती है, बाएं भी देखती है और आगे भी चलना है, डेवलपमेंट के मामले पर भी खरा उतरना है जनता की उम्मीदों पर। किस तरीके से ओवरऑल देख रहे हैं आप? सर ओवरऑल डेवलपमेंट तो है, अगर आप रोड्स में देखेंगे, जयपुर निकल जाइए, आप यूपी निकल जाइए, रोड्स तो जो पहले से 100% बेटर हुई हैं। और दूसरा बचा डेवलपमेंट, अगर ग्रोथ है बाकी कंट्रीज़ को देखते हुए, जिस तरह से इकोनॉमी हम बाकी कंट्रीज़ में ख़राब हो रही है, पाकिस्तान को ही देख लीजिए, कितने रेट्स वहाँ बढ़ रहे हैं, या इतना हमारे कई कंट्रीज़ में वार हो रही है, तो उसके कंपैरिजन देखें तो हम बहुत बेटर कंडीशंस में हैं। वो क्यों है? गवर्नमेंट का जो अपनी रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं या जो इन्होंने कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी वजह से। नहीं तो हम भी, हमारे यहाँ भी रेट, अगर प्याज होती तो प्याज भी हम 400 रुपये किलो खरीद रहे होते। अगर इतना वार हुआ है, पेट्रोल का रेट अगर कंट्रीज़ में वार हुई है उसके बाद भी हम उसी रेट पे पेट्रोल खरीद रहे हैं, कंपेरेटिवली अब रेट कम हुए हैं। जो तो कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स कुछ कम हो सकता है, उम्मीद इस बजट को लेकर? सर देखिए, बजट ये वाला तो चुनावी बजट ही होगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, जब तक वो बजट में कम नहीं करेंगे। एक कनेक्शन होता है लोगों का कि रिलीफ मिल जाए, वो अलग बात है कि चुनाव के बाद तो फिर बजट दोबारा से आएगा, पर ये तो बजट चुनावी बजट होगा ही होगा। सर बताइए, किस तरह की उम्मीदें हैं बजट को लेकर? मेरा ये मानना है कि जैसे जो टैक्स पेयर लोग हैं, इनकम टैक्स पेयर, ऐसे तो सारे दो तरह के टैक्स हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जो हम इनकम टैक्स पेयर हैं, उसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, मतलब कुछ स्कीम ऐसी लानी चाहिए कि लोग एनकरेज हों। और दूसरा क्या है कि हम अपने आप को ठगा महसूस ना करें। अब मैं एक ऐसे टैक्स स्लैब में आता हूँ, क्योंकि मैं IT प्रोफेशनल हूँ, मैं किसी भी तरह से अपने पैसे बचा ही नहीं सकता। मुझे अपने बच्चे के सारे खर्चे करने के बाद मैं देखता हूँ कि यार मैं तो इतना टैक्स दे जा रहा है मेरा, और मेरे को उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि जैसे मतलब कहीं पर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ अच्छी फैसिलिटी मिल जाए तो हम प्राइवेट में पैसा ना खर्च करें, ठीक है। इस तरह एजुकेशन में कुछ जो जैसे जो टैक्स पेयर लोग हैं उनको कुछ अलग से फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए ना। जहाँ अभी क्या होता है, अभी कोविड टाइम आया, मैं IT में था, मेरी जॉब चली गई, मैं 8 महीने घर पे खाली बैठा, मेरे पास कोई नहीं था, जबकि पिछले 20 साल से मैं लगातार टैक्स पेयर हूँ। तो ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए कि मेरे जैसे लोग भी सर्वाइव कर पाएँ, उन्हें ठगा सा महसूस ना लगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि टैक्स तो देते हैं लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा, मिडिल क्लास को नहीं मिल रहा। तो इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं? टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होने की उम्मीद, जिससे फ़ायदा मिडिल क्लास को भी मिले? बिल्कुल ऐसा टैक्स स्लैब चेंज होना चाहिए जिससे मिडिल क्लास को फ़ायदा मिले, और कुछ पॉलिसी ऐसी लानी चाहिए जिससे सामान्य पब्लिक एनकरेज हो। तो वो क्या होगा, टैक्स का बर्डन केवल खाली इनकम टैक्स पेयर पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो वो टैक्स स्लैब, उस तरह से चेंज हो। सर आपका क्या कहना है, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? चूँकि कार्यक्रम का नाम है सुनिए वित्त मंत्री जी, हम माध्यम बन रहे हैं जनता की आवाज़ का, ताकि ये आवाज़, ये विचार सीधा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी तक पहुँचे। जी आपके विचार? मेरे विचार ये हैं कि पेट्रोल पे जिन्होंने बताया, इन्होंने सही बात है, पेट्रोल हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है, जो पब्लिक को, आम पब्लिक को भरमाया जा रहा है ये कि रेट कम हो रहे हैं, बट रेट कम हो नहीं रहा है अभी। आगे से देख लो आप, जहाँ से आ रही है पेट्रोल, दुबई वगैरह से चाहे, वहाँ तो रेट कम है, बट हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि रेट कम हो रहे हैं कुछ चीज़ों पे, बट ये ऐसा हो नहीं रहा है। और खाने पदार्थ की चीज़ में क्या है, जैसे अभी ये मुद्दा कर रहे थे दाल की बात, तो दाल तो चलो दूर की बात है, यहाँ तक कि दूध पे क्या है, हर 6 महीने में बढ़ जाते हैं। और दूध हमारे एक आम पब्लिक के लिए ज़रूरत है, जहाँ तक कि चाय से लेके, सुबह से लेके, या जहाँ तक वो छोटे बच्चे के लेके भी, ठीक है। और स्कूल के नाम पे भी काफ़ी धांधलियाँ हो रही हैं। स्कूल के नाम पे क्या है, जो हम कह रहे हैं कि बच्चों को हम दे रहे हैं 10,000 रुपये, ठीक है जी, और वहाँ पे फैसिलिटी उनके हिसाब से नहीं है। प्राइवेटों में लूट मची पड़ी है बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं है। और अपने पेरेंट्स सब बच्चे के ऊपर पैसे खर्च करना चाह रहे हैं, बट उन हिसाब से उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भाई हम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आम जनता को घुमा फिरा कर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर अब बदलाव किस मोर्चे पर सरकार को करना चाहिए इस बार बजट में? मतलब ऐसा है, जब आप टैक्स के वादे कर रहे हो, आपको जब आ रहा है इलेक्शन का टाइम, तो आप तो वादे कर रहे हो कि नहीं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। चलो रोड का मुद्दा, चलो रोड का आपने किया, ठीक है जी,
बट कुछ आप और भी तो देखे होंगे आप, खाने की चीज़ें हो गई या और भी पेट्रोल हो गया, ठीक है, या कुछ भी हैं, आप सब पे जीएसटी लगा रहे हो, ठीक है, हर एक सामान पे, छोटे से छोटे आइटम पे भी। तो ये हमारा मुद्दा है कि इसके विचार में कुछ किया जाए और कम किया जाए। मेन मुद्दा तो पेट्रोल और खाने की चीज़ें पे है और ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। सर, आपका क्या सोचना है इस बजट को लेकर? किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि भाई जनता पर बहुत बड़ा बीड़ा है एक तरह से, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से देखें या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देखें, तो जनता के हाथों में है भाई। सरकार को टैक्स दे रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस हिसाब से फिर डेवलपमेंट होती है, लेकिन जनता का क्या सोचना है इस बजट को लेकर, क्या उम्मीद है? मेरा नाम अमित कुमार ओझा है। जहाँ तक मैं एक शिक्षक हूँ और जब तक से शिक्षा, कहते हैं कि शिक्षा उतना ज़रूरी है कि समाज का निर्माण हो सके, क्योंकि अंधकार से प्रकाश के तरफ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही एक माध्यम है। तो देखिए, शिक्षा एक धुरी है। शिक्षा के ऊपर सरकार को बजट में शिक्षा को माध्यम बना करके, देखिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कोई भी ऐसा संस्थान हो, उसमें जो आज के समय में, अगर मान लीजिए कि हम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, निम्न वर्गीय परिवार हैं, उच्च वर्गीय परिवार हैं, अब क्या है कि सबके लिए संभव नहीं है कि वो बहुत सारा पैसा दे और अपने बच्चों को एक स्तरीय शिक्षा के तरफ अग्रसरित कर सके। बहुत अच्छी आपने बात बोली, क्योंकि शिक्षा धुरी है, शिक्षा केंद्र है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, सरकार लगातार इस बात का भी जिक्र करती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पर हम काम कर रहे हैं। इस मोर्चे पर सरकार को कहाँ देखते हैं? स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक हूँ, अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और जब तक से मैं उसे प्रारंभिक ज्ञान ही उस बच्चे को पता नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट की बड़ी दूर की बात है। स्किल डेवलपमेंट मीन्स यही आप कहना चाहते हैं कि हाँ, उसको आईटी के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में, या फिर एक क्या बोलते हैं आजकल जो कोडिंग डिकोडिंग है यहाँ पे हो गया। पर क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब क्या होता है? बेसिक एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू डोंट हैव अ बेसिक एजुकेशन, यू विल बी नॉट बी एबल टू गेट द स्किल नॉलेज ना। सो स्किल नॉलेज बहुत दूर की बात है। हमें प्रारंभिक शिक्षा पे, खास करके जो प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बच्चों की जो रीढ़ होती है, उस पर बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन रोजगार के मोर्चे पर पिछले कई सालों से कंपैरिजन करें, अपेक्षाकृत हम एक बड़े कैनवास में देखें, तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं रोजगार को लेकर, किस तरह की उम्मीदें? देखिए, रोजगार को लेकर के सरकार से यही उम्मीद है कि जो सक्षम हो उनको रोजगार तो मिले ही मिले, परंतु रोजगार के लिए उन लोगों को भी अग्रसरित किया जाए। रोजगार के लिए उन लोगों के अंदर भी एक प्रेरक क्षमता लाई जाए कि हाँ, आप कर सकते हैं। उस चीज के लिए सरकार को कुछ ऐसे संस्थान बनाने चाहिए जहां पे लोग कर सकें। क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या चीज़ महंगी नहीं है? हर एक चीज़ महंगी है। सिलेंडर से लेके कुछ भी देख लो, दाल चावल आटा देखो, आटा 50-55 रुपये तक आटा पहुंच गया है आजकल। लेकिन 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा, किस तरह की उम्मीदें आप कर रही हैं? देखो अब क्या होता है, क्या अच्छा लेके आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक महिला होने के नाते वो भी देखेंगी। मैम, आपका क्या सोचना है? 1 फरवरी को बजट पेश होगा, किस तरह की उम्मीद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से? वो भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, किस तरह से? ये सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो एक जो हाउसवाइफ है उनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो न्यू जनरेशन के लोग हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, वो तो ये है कि उनको सैलरी पैकेज उनके अच्छे हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर एक कंपैरिजन करें पिछले सालों की तुलना में और आज के, उसमें किस तरह का एक बड़ा बदलाव आप देख पा रही हैं? अब बदलाव तो जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, यही बदलाव है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आप क्या अपील करना चाहेंगी? इस बजट में क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, महंगाई के मोर्चे पर हो? इसके बारे में तो ये है कि दोनों ध्यान रखने होंगे उनको, महिलाओं की सुरक्षा, और बजट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आम जनता पर कोई असर ना पड़े।
किस तरह की उम्मीदें आप इस बजट से लगाकर बैठी हैं, चूंकि चुनावी साल भी है, मोदी सरकार का आखिरी बजट भी है, महिला होने के नाते किस तरह की उम्मीदें? महिला होने के नाते हम मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें करते हैं और वो हमारी उम्मीदों पर वे हमेशा खरी उतरी हैं। और सीतारमन अच्छा बजट दिया, पिछला भी जो 7 लाख का उन्होंने वो किया, उसमें हमें कोई भी वो अलग से कुछ खरीदना नहीं पड़ता और हम मोदी सरकार से बहुत खुश है। खूब रोजगार मिल रहा है, कुछ नहीं है जो रोजगार नहीं पा रहे वो उनकी सिरदर्दी है। दिल्ली में कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ, सारे हमारे बेटे को अभी ज्वाइनिंग मिल रही है, जो लायक है उनको रोजगार मिल रहा है। मोदी सरकार से बिल्कुल खुश है और आगे हम तो ये चाहते हैं यूसीसी भी लेके आए ताकि सब लेडीज़ों को एक जैसा हो, हिंदू लेडीज़ और मुस्लिम लेडीज़ सबका हक एक जैसा हो। हम बहुत खुश है निर्मला सीतारमन से और हमें इस बार भी बहुत उम्मीद है कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ लेके आएगी। पिछले बजट में उन्होंने 2 लाख का वो लेके आई जिसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। 2 लाख रुपए हम 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो हमें 2,31,000 रुपये मिल रहे हैं ऊपर और हम बहुत खुश हैं मोदी सरकार से। हम चाहते हैं 2024 में भी मोदी सरकार आए और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। यूथ होने के नाते इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बजट से उम्मीद क्या, महंगाई और भी बढ़नी है, जैसे कि 2014 के बाद बढ़ी है। आप हर किसी पेट्रोल के देख लो, रेट देख लो, 50 रुपये 55 रुपये रहता था, आज डबल है, 100 रुपये अप्रॉक्स, ठीक है। और पेट्रोल और गेहूँ ले लो, मैं भी कृषि मतलब किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। गेहूँ ले लो, 15-16 रुपये में आटा आता था, अब 35 रुपये किलो है, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो रोज़गार पे आप लोग बोल रहे हैं, एजुकेशन पे मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो बजट आने वाला है उसके बारे में ये है कि जैसे जो यूथ है, जैसे हम यंगस्टर्स हैं, हम बिजनेस माइंडेड जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं हम, तो उस पर सरकार को ज़्यादा गौर करना चाहिए। और जो मेंटल हेल्थ है यूथ की, जो मेंटल हेल्थ जो हम टॉपिक इतना हमने छुपा रखा है, उसके बारे में मोर अवेयर करना चाहिए लोगों को और यूथ को भी करना चाहिए। सर आपका नाम? संजीव। किस तरह की उम्मीद आप आगामी बजट से कर रहे हैं, चूँकि इंटरिम बजट है, चुनावी साल है, किस तरह की उम्मीद, किस तरह की एक्सपेक्टेशन? देखिए सबसे ज़्यादा तो उम्मीद सैलरीड क्लास को है, क्योंकि आप देखो कि जितना भी टैक्स डिडक्ट होता है वो सैलरीड क्लास का ही होता है और जो बिज़नेस क्लास है वो अपना जो है टैक्स बचा लेती है अलग अलग तरीके से रियायत लेके। तो जैसे आपको पता है 80C जो है वो 1.5 लाख का ये है और आपका NPS का भी कंट्रीब्यूशन 50,000 का है। जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती उसके लिए लोगों को कहती है कि आप जो है ना सेविंग कीजिए, तो लोग जो सेविंग करते हैं उनको ज़्यादा रियायत देनी चाहिए, क्योंकि वो सेविंग जो कर रहे हैं वो अपने आगे की वर्षों को देख के कर रहे हैं। और जो बिज़नेस क्लास है उनका टैक्सेस बहुत ही कम है, क्योंकि वो जो है अपना सभी कुछ जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस और अपना जो है जितना भी कार्य में दिखाती है। तो सैलरी क्लास के लिए कुछ होना चाहिए और जो लोग कंसल्टेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली है और चूंकि चुनावी साल है, अंतरिम बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। इन तमाम मसलों को लेकर हम बातचीत करेंगे, चूंकि कई सारी पेचीदगियां होती है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CA पंकज कुमार मिश्रा जी, जिनसे हम अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग आस्पेक्ट को लेकर बातचीत हम करेंगे। पंकज कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। धन्यवाद आपका। क्योंकि बजट को लेकर लोगों की काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। हर बार ये कहा जाता है कि भाई मिडिल क्लास के खेमे में कुछ नहीं आता, वो पिसता चला जाता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते देते परेशान हो जाता है। इस बार किस तरह की उम्मीदें? देखिए उम्मीदें तो हैं ही, उम्मीदें तो सरकार से ही होंगी। तो मिडिल क्लास लोगों ने पूरी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं इस बार कि जो देखो हमारी जो इनकम है उस इनकम के अकॉर्डिंग हमारे को कुछ डिडक्शन भी मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है इनकम टैक्स स्लैब की बात होती है। पिछले बार सरकार ने कुछ 1-2 रिजीम था हमारा, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में कुछ स्लैब्स 50,000 रुपये का इन एडिशन टू दैट बढ़ाया था उन्होंने। लेकिन लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि इस बार क्योंकि ये चुनावी बजट है तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपने को कुछ 5 से लेके 5.5, 6, 7.5 तक का कुछ बेनिफिट दे, जहाँ पे इनकम विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी टैक्स एंड विच इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस इनकम पे ले जा करके वो छोड़ेंगे। लोगों की ये उम्मीद है।
उससे आगे बढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आती है। लोग कहते हैं कि सर अगर मैं आज 50 लाख कमा रहा हूँ फिर भी मुझे आप 50,000 दे रहे हो, 52,500 रुपये दे रहे हो, और मैं 10,000 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ फिर भी आप मुझे उतना ही डिडक्शन दे रहे हो। तो उनके कहने का मतलब है कि सर जिस हिसाब से आप इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पे कर रहे हो, उसी हिसाब से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी प्रोविज़न हमारे को दो कि जिसका जितना इनकम है डेफिनेटली उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा, उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंगली वो बेनिफिट क्लेम कर पाएगा। आगे आप बढ़िए तो हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, वहाँ पे भी इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस 2 लाख रुपए है ओनली। तो वो भी लोग कह रहे हैं कि ये 2 लाख रुपए को थोड़ा सा आप इंक्रीज़ करिए, सो दैट कि जो हमारे को कुछ बेनिफिट होगा तब उससे हम अपने लिए और बढ़िया कुछ बेनिफिट प्लान कर पाएंगे। उससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपका 80C के रिडक्शंस आ जाते हैं। उस 80C के रिडक्शंस में आज भी अगर कोई ओल्ड रिजिम में काम कर रहा है, उसको ऑप्ट करके कर रहा है, तो उसमें उसको 1.5 लाख रुपए का ही एग्जम्पशन मिलता है। तो वहाँ पे भी ज़रूरत है कि ये पुराने प्रोविजन जो 1.5 लाख रुपए अभी भी हैं उनको थोड़ा बढ़ाएं, गवर्नमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए करे। मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट सेक्शन 80D का बेनिफिट इंक्रीज़ करे। और कुछ बच्चों का जो ट्यूशन फीस है, लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों जो ट्यूशन फीस के लिए मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंस पे जो खर्चा होता है, इस खर्चे का एक ऑल टुगेदर अलग से ही सेक्शन दे दो जी। आपको ट्यूशन फीस के लिए हम जो भी एक्सपेंडिचर होगा एसएससी का, उसको पूरा बेनिफिट उसको हम क्लेम करेंगे, क्योंकि वो रेगुलर है। और ये डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेशन को 100% फ्री करिए, राइट। तो जो भी हम टैक्स, जो भी एजुकेशन फीस पे किया जा रहा है, उसको आप टैक्स के रूप में आप उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट आपने रखा कि 80C और 80D के तहत जो डिडक्शन है उसे बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन कितनी उम्मीद है कि बढ़ सकती है? और एक और पॉइंट, एक और सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है भाई न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम को लेकर, टैक्स स्लैब की अलग अलग जो कह सकते हैं कि अलग अलग जो स्लैब बने हुए हैं उसमें लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो दर्शकों को आप किस तरीके से समझाएंगे? क्या इसमें भी कोई मर्ज हो सकता है? कितनी संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, जो अगर आपके पास में बहुत इन्वेस्टमेंट है, आप चाह रहे हैं कि मैं उसका बेनिफिट क्लेम करूं, तो वो कहा जा रहा है कि जी आपको ओल्ड रिजीम में उसका बेनिफिट मिलेगा, न्यू रिजीम में उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वाट एवर इन्वेस्टमेंट आपके पास है। वहाँ पे सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रोविज़न है कि हम आपको सैलरीड एम्प्लॉय के केस में 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। इसी में ये एक्सपेक्टेशन ये है लोगों की कि सर अगर हम मान लो आपने इस बार से फाइनेंशियल ईयर से जो न्यू रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम कर दिया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट रिजीम कर दिया है तो एटलीस्ट कम से कम 80C का रिडक्शन आप हमें न्यू रिजीम में भी अवेलेबल कराएं। तो ये कहने का मतलब है इसमें कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप उसका बेनिफिट क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स स्लैब का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आपको न्यू रिजीम में जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द वे कि हाउ यू कैन चूज़ योर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ओल्ड ऑप्शन एंड न्यू ऑप्शन। और अब इससे और आगे थोड़ा अगर मैं बढ़ूँ आपका, क्योंकि लोगों का कॉस्ट जिस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है उस हिसाब से और वो कहाँ बेनिफिट ले सकते हैं, तो एक रिबेट है सेक्शन 88 में। उस रिबेट में भी वहाँ पे रिबेट की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, जहाँ से टैक्स का बेनिफिट अपने को मिलता है। आज के रेट में 12,500 तक का बेनिफिट है, तो उसको इंक्रीज़ करके हो सकता है 15,000 करें, 20,000 करें, तो कुछ इस तरीके के और बेनिफिट वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। सर ये भी एक सवाल रहता है लोगों से जुड़ा हुआ कि भाई सरकार की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनता का ये सवाल रहता है कि भाई हमें इसका लाभ कैसे मिले, हमें इससे कैसे बेनिफिट मिल सकता है? ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इस बार जो इनडायरेक्ट टैक्स की रिकवरी है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं कहूँ जो जीएसटी से जो लोगों ने टैक्स जमा किया है गवर्नमेंट के खाते में, वो बहुत ज़्यादा है। तो लोग सोचते हैं कि यार हम तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी की बहुत बढ़िया रिकवरी हो रही है गवर्नमेंट को, तो उससे हमारे को फ़ायदा क्या होगा? सर फ़ायदा क्या है? देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़िया मिल रहा है, जहाँ भी आप देख लो, तो एक तो वो चीज़ होता है। दूसरा, मुझे इस बार लग रहा है कि इस बार के बजट में हो सकता है कि जो नॉर्मल 18-18% वाले जो रेट हैं, वो रेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा
जो डेली की नीड्स की चीज़ें हैं, जो घर की गृहिणियों को आउट ऑफ खर्चा जहाँ ज़्यादा होता है और परचेज़ करने की कैपेसिटी उनकी इंक्रीज़ हो, तो कहीं ना कहीं कुछ डेली की चीज़ों में कुछ जीएसटी रेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो बेनिफिट टैक्स रिकवरी का जो बेनिफिट है उसका बेनिफिट पास ऑन भी करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आम जनता को जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जो अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को, अपने इनकम को सही से प्लान करते हैं, तो अप टू द लिमिट ऑफ 12 लाख टू 13 लाख रुपीज़ तक अगर आप प्लान करते हैं, तो वहाँ तक आप अपने इनकम को, टैक्स लाइबिलिटी को ज़ीरो बना सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आप अपने इनकम को सही से प्लान करें, अपने इन्वेस्टमेंट को सही से प्लान करें, अपने डिडक्शंस को सही से प्लान करें, फिर आप अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्टमेंट शेड्यूल करें कि आपको कैसे रिटर्न फाइल करना है, क्या करना है, राइट। तो गवर्नमेंट से इस बार यही उम्मीदें हैं कि लोगों के पॉकेट में पैसा ज़्यादा बचे, सो दैट कि वो ज़्यादा खर्चा कर सकें और इकोनॉमी में एक ग्रोथ हो, राइट। और इकोनॉमी में ग्रोथ होते ही आप देखेंगे कि आपका जीडीपी वगैरह सब इम्प्रूव होगा। तो ये मानना है आज के टाइम में गवर्नमेंट से इस इंटरिम बजट में। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट लेके आती है या फिर हमें लगता है कि ये चुनावी बजट ही है। तो काफ़ी बेहतरीन पॉइंट आपने बताया, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए तो गवर्नमेंट, आप देख ही रहे हो कि हर बार कोलेट्रल फ्री लोन इनको दिया जा रहा है। सेक्शन, एक न्यू सेक्शन अभी 43BH गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, उसमें एमएसएमई के लिए क्लियरली कहा है कि भाई इनको पेमेंट विद इन 45 डेज़ मिल जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस इंटेंशन में है कि जितने एमएसएमई हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनको वर्किंग कैपिटल की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गवर्नमेंट चाहे उनको अपने पॉकेट से पैसे देने की बात हो या फिर गवर्नमेंट से मार्केट से उनको अवेलेबल कराने की बात हो, उनकी डेप्ट रिकवरी की बात हो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के, तो गवर्नमेंट एज पर दी एमएसएमई एक्ट सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 ये कह रहे हैं कि जी अगर आप पेमेंट नहीं देते हो उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है उस एमएसएमई से, आपने जो परचेज़ किया हुआ है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जाके इनकम टैक्स में उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट इस इंटेंशन में है कि एमएसएमई को पूरा प्रमोट करना है, स्टार्टअप को पूरा प्रमोट करना है, उनको वर्किंग कैपिटल की किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो गवर्नमेंट इज़ ऑफ दैट ओपिनियन कि चलो ये चीज़ें होनी चाहिए और एवरीबडी शुड मेक देम पेमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। तो कई विषयों को लेकर हमने बातचीत की सीए पंकज कुमार मिश्रा से, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि इस अंतरिम बजट में सरकार कितना उम्मीदों पर खरा उतरती है। फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाज़त। कैमरामैन दादू के साथ मैं यश खुराना, MH1 न्यूज़।